दोस्तों अब आइए पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में। कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे कॉमन टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कोरोजन। जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। गैल्वेनिक कोरोजन। जो थर्ड टाइप होता है हम लोग का कोरोजन का उसको हम लोग बोलते हैं क्रेविस कोरोजन। जो फोर्थ टाइप होता है उसको बोला जाता है फिलीफॉर्म कोरोजन। हम लोग एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलीफॉर्म कोरोजन। जो फिफ्थ टाइप का होता है उसको बोलते हैं पिटिंग कोरोजन। जो सिक्स टाइप का कोरोजन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव लीचिंग। ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। सेलेक्टिव लीचिंग। सेवेंथ जो होता है वो होता है इंटरग्रैनुलार कोरोजन। इसके अलावा भी होते हैं वो हम लोग बोर्ड पे अभी नहीं लिख सकते हैं। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट पढ़ना है। अगर इफ़ पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए एट्थ जो होता है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और नाइन्थ जो होता है वो होता है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कोरोजन होते हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आइए सबसे पहले वाला पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कोरोजन। तो देखिए यूनिफॉर्म कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन है और ये बहुत ही फास्ट होता है। परंतु एक और चीज़ होता है कि ये इजीली क्या होता है, इजीली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इजीली डिटेक्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो ये नया नया मटेरियल आपने लगाया हुआ था, ठीक है। और कुछ साल के बाद जैसे कि आप स्टील के जो रूफ्स होते हैं आपने देखा होगा, या टिन के जो रूफ्स होते हैं जो आप छतों पे लगाते हो या घरों में लगे रहते हैं। अगर विलेज एरिया में जाएंगे तो टिन के छत लगे होते हैं। तो टिन के छत क्या होते हैं, टाइम के साथ अगर आप देखेंगे तो बेकार हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। जैसे अगर आप इस मटेरियल की बात करो तो हो सकता है कि ये मटेरियल कुछ टाइम के बाद इस तरीके से कोरोड हो जाए। तो ये जो कोरोड होता है मटेरियल, इसमें क्या होता है कि आप इजीली इसको अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये किस टाइप का अटैक हुआ, पूरा यूनिफॉर्मली क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा सरफेस क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, कोरोड हो गया। तो ये आप आराम से देख सकते हो, इजीली डिटेक्टेबल होता है। इसलिए क्या हो जाता है ये वाला, देयरफॉर लेस हार्मफुल देन अदर्स। जो बाकी के आपके कोरोजन के मेथड्स होते हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइप के कोरोजन्स हैं ये सब, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉस पहुंचाते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने लिख रखे हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट जो होगा देखिए वो तो यूनिफॉर्म कोरोजन ही होगा। लेकिन ये वाला कोरोजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिटेक्टेबल भी होता है। बहुत आराम से आप देख रहे हो कहाँ मेरा मटेरियल डिग्रेड होता है। इसलिए क्या कर सकते हो आप, देयरफॉर करेक्टिव एक्शन आप क्या कर सकते हो, करेक्टिव एक्शन कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म कोरोजन के बारे में क्या किया हम लोगों ने, पढ़ाई कर लिया। अदर टाइप के जो कोरोजन होते हैं देखिए दोस्तों, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं इतना जल्दी, तो इसलिए वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाते हैं। अब गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है, देखिए गैल्वेनिक कोरोजन होता है कि ये हम लोग का इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है, जैसे प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, स्टील हो गया, जिंक हो गया,
पहले आप टिन ले लो, फिर जिंक हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक सीरीज होती है। यहाँ पे आपका ब्रॉन्ज हो गया और यहाँ पे आपका ब्रास हो गया। ये क्या होता है, इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल एक कुछ सीरीज होता है। और भी एलिमेंट्स होते हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। एक्चुअल सीरीज जो होती है वो देखिए ये होती है। ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, आयरन के ऊपर यहाँ पे पीटी भी आ जाता है, ये सारे एलिमेंट आ जाता है, जिंक आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। इस तरीके से तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं, और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इतना इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। देखिए होता क्या है, जो हम लोग का मेन इलेक्ट्रोकेमिकल, इस तरीके से हम लोग की गैल्वेनिक सीरीज होती है। अब इस गैल्वेनिक सीरीज के अंदर देखिए जो ऊपर के मटेरियल्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ से कंसीडर करें तो ऊपर के मटेरियल जो होते हैं वो दोस्तों कैथोडिक मटेरियल कहलाता है, और जो नीचे के मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, एनोडिक मटेरियल कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, एक एग्जांपल से आप समझो कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने एक, मान लीजिए कि सिमिलरली एक टैंक लिया, इस टैंक के अंदर मैंने क्या किया है, इस टैंक के अंदर मैं मान लीजिए कि प्लेटिनम को यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्लेटिनम को यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मान लीजिए कि मैं टिन को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से मैंने प्लेटिनम को यूज़ किया है और ये टिन को यूज़ किया है मैंने, ठीक है, इसको किसी और कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोगों ने प्लेटिनम को यूज़ किया और टिन को यूज़ किया, और दोनों के बीच में दोस्तों सर्किट से अगर हम लोगों ने जोड़ दिया, और इस पूरे मटेरियल के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट से इसको क्या कर दिया है, अभी कवर कर दिया है, ठीक है। ये जो मटेरियल है हम लोग का वो है Sn, और ये जो मटेरियल है हम लोग का वो कौन सा मटेरियल है, Pt, प्लेटिनम है मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने बनाया है और जैसे ही हम लोगों ने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया, होगा क्या दोस्तों, जो हमारा एनोडिक मटेरियल होता है वो क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चालू कर देगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चालू कर देगा, वैसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारे पूरे मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करना चालू कर देगा, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो हम लोग का प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम के पास, इसको ब्लैक कलर से हम लोगों ने क्योंकि टिन को दिखाया है तो टिन को हम लोग ब्लैक कलर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लेटिनम के मटेरियल के बाहर इस तरीके से टिन आकर के ये एसएन का पाउडर बन जाएगा। ये एसएन क्या करेगा, कोरोड कर जाएगा, और ये आपका प्लेटिनम जो है वो क्या करेगा, फर्दर ये और स्ट्रांग हो जाएगा। और ये सर्किट जो हम लोगों ने बना रखा है, ये जो सर्किट हम लोगों ने बना रखा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो होना चालू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोग का मटेरियल, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या होता है, करंट को फ्लो होता है। तो दोस्तों एक और चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे, कि जो Sn हो जाएगा, Sn क्या करेगा, Sn जो होगा वो क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चालू कर देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें होता क्या है कि जो मटेरियल नीचे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, इनका इलेक्ट्रोकेमिकल जो इनका कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, जो एनोडिक रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने इस तरीके से, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये कहता है हम लोग का, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द टॉप ऑफ टेबल आर cathodic and bottom is
बॉटम जो रहता है हम लोग का वो एनोडिक होता है। एनोडिक का मतलब क्या करता है, लूज करता है मटेरियल को। when two materials are carefully selected, for example are selected, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया था, इसमें हम लोगों ने प्लेटिनम और एसएन को लिया था। तो प्लेटिनम क्योंकि सीरीज में एबव था तो प्लेटिनम हम लोग का क्या हो गया था, कैथोड हो गया था, और जिंक नहीं टिन हम लोगों ने यूज़ किया है। एसएन क्या हो जाता है, एसएन हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। एसएन क्या हो जाएगा, हम लोग का एनोड हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग सर्किट को फॉर्म करते हैं, अब आई होप कि ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही एज सून एज पॉसिबल वी फॉर्म द सर्किट, as soon as possible we form the circuit, the corrosion resistance of, ये देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहा हूँ और आपको यही एग्जाम में एज इट इज याद करके जाना है, ध्यान दीजिएगा। द corrosion resistance of, the corrosion resistance of anodic material एनोडिक मटेरियल रिड्यूसेस। क्या होता है कि जो एनोडिक होता है वो और एनोडिक हो जाता है सर्किट के बनाते ही, और जो कैथोडिक होता है वो और ज़्यादा कैथोडिक हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ एनोडिक मटेरियल रिड्यूसेस एंड कोरोजन यहीं पे रेजिस्टेंस ऑफ कैथोडिक मटेरियल इंक्रीजेस। इसका मतलब ये भी हुआ द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ लेस रेजिस्टिंग मटेरियल और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ हाई कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो जो कोरोजन को रेजिस्ट कर रहा है वो और ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, और जो कोरोजन को रेजिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि जो कि कोरोजन होने का जिसका चांस ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा कोरोड होने लगेगा। वो क्या होने लगेगा, फर्दर और ज़्यादा कोरोड होने लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक कोरोजन। तो आप मुझको बोलोगे कि सर इस डायग्राम में एक चीज़ ये समझ में आई है, सर इस डायग्राम में एक चीज़ ये समझ में आई है कि आपका टिन तो डिग्रेड हो रहा है लेकिन आपका प्लेटिनम सर सेव हो जा रहा है, और प्लेटिनम सर है कॉस्टली मटेरियल, तो आप प्लेटिनम को तो सेव कर ले जाओगे टिन के बदले। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ अपने मटेरियल का। तो कहने का मतलब ये है, सेम चीज़ देखिए आप, अगर मैं स्टील ले लूँ और उसके ऊपर जिंक लगा दूँ तो इसी को तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन यही तो होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं मटेरियल के ऊपर, तो मटेरियल क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। तो ये तो कोरोजन फिनोमेना हो गया। अब देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है ना दोस्तों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपका। दोस्तों अब मैं आपको एक स्टील और जिंक एग्जांपल से ये प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूँ। स्टील और जिंक की प्रॉपर्टी से मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। गैल्वेनाइजेशन को देखिए दोस्तों, आपने क्या बोला कि जो एनोडिक मटेरियल होता है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जो कैथोडिक मटेरियल होता है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, और ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर ऐसा हुआ तो एक एग्जांपल अगर आप देखो, समझना आप इस एग्जांपल को अच्छे से। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिंक कोटिंग ऑन स्टील और आयरन, जो हम लोग करते हैं ना गैल्वेनाइज कर देते हैं, तो इसमें होगा क्या, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है वर्क एरिया इफेक्ट या एरिया हॉल इफेक्ट, उसको बहुत सारा बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप ये समझिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने जिंक को लिया और अगर हमने स्टील को लिया, देखिए दोस्तों अगर ये स्टील है, ठीक है,
और यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर हम लोगों ने अगर जिंक को लगाया, अगर हम लोगों ने इसके ऊपर क्या किया, जिंक को लगा दिया, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और पूरी क्या हो जाएगी, सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखने लगी आपको, ये आयरन है और जिंक है, और आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लोगे कि सीरीज में आयरन ऊपर होता है और जिंक नीचे होता है। तो जिंक क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका एनोड हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका कैथोड हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोगों ने अगर सीरीज बना दी तो आयरन का जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, और जिंक का लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो होगा क्या दोस्तों, कुछ टाइम के बाद ये जो हम लोग का मटेरियल है वो कुछ इस मैनर में, कुछ इस फैशन के अंदर क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल जिंक जो है वो कोरोड हो जाएगा, लेकिन आपका स्टील जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, जिंक विल कोरोड, जिंक विल कोरोड बट स्टेनलेस स्टील, स्टील केवल लिखते हैं, स्टेनलेस स्टील के बारे में नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टील विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, हम लोग का स्टील क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए गलती से आपसे स्टील की प्लेट ऊपर हो जाती और यहाँ पे अगर आप जिंक की प्लेट लगा देते तो क्या होता। तो दोस्तों अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो अब भले से आपका स्टील एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, लेकिन वो जिंक से जुड़ा हुआ है, तो जिंक से जुड़े होने की वजह से कोरोजन का रेजिस्टेंट स्टील का फर्दर डिक्रीज तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोरोड नहीं करेगा। जो स्टील है आपका वो थोड़ा सा तो कोरोड करेगा, ठीक है, स्टील क्या किया हम लोग का, थोड़ा सा कोरोड किया। लेकिन दोस्तों जो जिंक रहेगा, अगर मैं यहाँ पे जिंक को हटा दूं तो जिंक दोस्तों कुछ ऐसा कोरोड हो जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कोरोड हो जाएगा। और इस तरीके का ये जो मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाया है, ये जो दोनों मैकेनिज्म हम लोगों ने समझा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एरिया इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन देते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ जिंक के लिए, टू सेव sacrificial protection of zinc to save, okay, to save steel। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। और गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका मटेरियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। और हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने केवल स्टील के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी है, और जिंक की कोटिंग करने से के बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग अपने मटेरियल को सेव कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का गैल्वेनिक कोरोजन ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्रेविस कोरोजन के बारे में स्टार्ट करेंगे। और क्रेविस कोरोजन स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में 2018 में आया है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों आइए क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि ईयर 2018 में पूछा गया है, और आप बताना कि क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। क्वेश्चन है ये ईएससी का है 18 का। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टर्म्ड एज sacrificial protection of metal, termed as sacrificial protection of metal। ठीक है दोस्तों, which one of the following is termed as sacrificial protection of metals। आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए थे दोस्तों वो क्या दिया हुआ था,
गैल्वेनाइजेशन, जो ऑप्शन बी दिया गया था वो था टिनिंग, जो ऑप्शन सी हम लोग को दिया गया था वो था ऑर्गेनिक कोटिंग, और जो ऑप्शन डी हम लोग को दिया गया था वो था इनऑर्गेनिक कोटिंग। दोस्तों ये तीनों ही टाइप की चीज़ें अभी आएंगी, ये भी बचाने का एक तरीका है, ये भी बचाने का तरीका है, ये भी बचाने का तरीका है, बट टिनिंग अभी थोड़ी देर के अंदर हम लोग देखेंगे कि टिनिंग एज सच कोई प्रोटेक्शन मेथड नहीं है, ठीक है। टिनिंग के अंदर केवल हम लोग टिन का क्या कर देते हैं, चारों ओर से बॉडी लगा देते हैं, उसकी वजह से कोरोजन भी आएगा, जो कि जिसको फिलीफॉर्म कोरोजन बोलेंगे, बाद में होगा। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कोटिंग किया जाता है। वो कोटिंग क्या करता है, बचा के रखता है, लेकिन ऐसा नहीं वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खुद कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ऑर्गेनिक कोटिंग हो गई, ऑर्गेनिक कोटिंग का कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक कोटिंग का मतलब होता है कि लैक्वेयर्स हम लोगों ने यूज़ कर दिया। मान लो कि अगर हम लोगों ने पेंट्स यूज़ किया तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनिक कोटिंग में आ जाएंगी। इनऑर्गेनिक कोटिंग के अंदर क्या हो गया, सिरामिक वगैरह की आप कोटिंग कर दो तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन नहीं होता है, लेकिन गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, सैक्रिफिशियल होता है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है क्रेविस कोरोजन। तो हम लोग अब क्रेविस कोरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर था गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जो मैलिएबल कास्ट आयरन का क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे थे, उसका आंसर ऑल ऑफ द पार्ट्स करेक्ट है। जो अभी हम लोग कुछ देर पहले मैलिएबल कास्ट आयरन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मैलिएबल कास्ट आयरन का जो आंसर था वो कौन सा था, ऑल ऑफ द पार्ट्स था। क्विक कूलिंग से ही बना सकते हो आप, एनीलिंग से ही बना सकते हो, ठीक है ना, स्लो कूलिंग से ही बनाते हो। अब देखो दोस्तों, थर्ड टाइप का कोरोजन आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेविस कोरोजन बोल रहे हैं। ये मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स हैं और दो ब्लॉक्स पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक बोल्ट को लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या हम लोगों ने बोल्ट को लगा रखा है, और ये बोल्ट जो है वो इस तरीके से नीचे आया हुआ है। और यहाँ पे अगर मान लो आपने कि अगर हम लोगों ने एक नट को लगा रखा है, ठीक है दोस्तों, एक नट लगा रखा है, तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंटरफेस की बात करें, अगर अंदर से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या ये चारों ओर से कवर्ड है, आप बोलोगे हाँ सर, चारों ओर से कवर्ड है और मेटल है, और मेटल का एक ऐसा जॉइंट है जो कि हिल डुल सकता है, तो क्या यहाँ पे डस्ट कलेक्ट होगा, आप बोलोगे हाँ सर डस्ट कलेक्ट होगा। क्या अगर वहाँ पे डस्ट कलेक्ट होगा और क्या वहाँ पे एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन है और अगर वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, तो आप एक बात बताइए कि क्या आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या क्या आपका एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट टाइप का फॉर्म कर लेगा वहाँ पे, आप बोलोगे हाँ सर फॉर्म कर लेगा। अगर वो एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर्म कर देगा तो क्या कर देगा, वो इस मटेरियल के चारों ओर, समझना आप, ऐसा रीजन जो कि शील्डेड रीजन है, केवल शील्डेड रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आसपास कोरोजन होना चालू हो जाएगा इस एरिया में, और इसी टाइप के कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेविस कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेविस कोरोजन बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन, क्रेविस कोरोजन जो होता है, क्रेविस कोरोजन के बारे में हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों। जो क्रेविस कोरोजन होता है, जो क्रेविस कोरोजन होता है दोस्तों, वो सबसे पहली चीज कि ये कहाँ पे होता है, इट टेक्स प्लेस इन, ये नोट्स हम लोग इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये फिर पॉइंट्स आपको जल्दी मिलते नहीं हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए हम लोग को नोट्स वगैरह बना के चलना है, इसका नोट्स हम लोग को लिखना है। तो इट टेक्स प्लेस इन द शील्डेड एरियाज वेयर देयर इज प्रेजेंस, वेयर इज लेस प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एयर। इट takes place in the shielded areas where there is oxygen
एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा कि दीज सराउंडिंग्स विल फॉर्म, ये सराउंडिंग क्या करेंगी, ये एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर्म कर देंगी, ठीक है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर्म करेंगी। दिस एसिडिक एनवायरनमेंट, ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो भी फॉर्म हुआ है, ये क्या करेगा, ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर यहाँ पे कोरोजन के रेट को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, फर्दर आपके कोरोजन के रेट को बढ़ा देगा और आपका मटेरियल जो है इन शील्डेड एरियाज में क्या कर जाएगा, कोरोजन के रेट को बढ़ा देगा और मटेरियल विल क्या हो जाएगा, फाइनली मटेरियल विल फेल। आपका मटेरियल जो है वो क्या करेगा, फेल कर जाएगा। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है। क्या क्या तरीके हैं इससे बचने के, इससे बचने के जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड क्या है कि इंस्टेड ऑफ लैप जॉइंट आप बट जॉइंट को आप यूज कर लो। अब क्या यूज करो, बट जॉइंट को यूज कर लो। तो यूज बट जॉइंट। मैंने बट जॉइंट इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि इस वाले जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट बोलते हैं। बट जॉइंट में क्या करते हो आप, बट जॉइंट में दो प्लेट आप पैरेलल रखते हो, दोनों के ऊपर आप एक गास्केट लगाते हो, गास्केट लगा के आप क्या करते हो, तब जाकर के बोल्ट लगाते हो। तो इसलिए बट जॉइंट को आप यूज करो या फिर आप उसको वेल्ड कर लो तो भी आपका मटेरियल बच जाएगा, ठीक है। यूज बट जॉइंट। उसके बाद प्रॉपर मेंटेनेंस या क्लीनिंग, प्रॉपरली आप क्या करो, उसको मेंटेन करो, आप उसको क्लीनिंग करते रहो उसकी, ठीक है। तो प्रॉपर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। और दोस्तों जो थर्ड चीज हम लोग कर सकते हैं, अगर नॉन एब्जॉर्बेबल गास्केट्स को यूज कर लें तो भी हम लोग का क्रेविस कोरोजन रुक जाएगा। नॉन एब्जॉर्बेबल गास्केट का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे गास्केट लगा दो, क्या कर दो आप, एक इस तरीके से गास्केट लगा दो। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन को नहीं होने देगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ पतले पतले फिल्म्स टाइप के, प्लास्टिक टाइप के लगा दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल गास्केट्स मेड ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्यों दोस्तों, क्योंकि टेफ्लॉन में फ्लोरीन का एटम होता है और ये फ्लोरीन का एटम जो होता है ये क्या करता है, ये रिएक्शन नहीं होने देता है, ये इनर्ट बना देता है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल गास्केट मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करें तो क्रेविस कोरोजन को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया क्रेविस कोरोजन। अब आइए दोस्तों फोर्थ टाइप का जो कोरोजन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म कोरोजन। तो देखिए दोस्तों ये बहुत बचपन में आपने देखा होगा कि आपका स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर, मैग्नीशियम की जो कैंस होते हैं, डब्बे होते हैं, उनके ऊपर अगर आपका मैग्नीशियम की रॉड हो, स्टील की रॉड हो, स्टील का बॉक्स हो या आपका एल्यूमिनियम का बॉक्स हो, अगर उसके ऊपर हम लोग टिन का या सिल्वर का या गोल्ड का अगर आप प्लेटिंग कर देते हो तो दोस्तों दोनों के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों मटेरियल के रिएक्शन से वहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। होता क्या है कि इन सम मटेरियल्स एज, देखो आप किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन सम मटेरियल्स एज अगर हम लोग क्या ले लें, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉमा मैग्नीशियम, इफ कवर्ड विथ अगर हम लोग इसको कवर कर दें किससे किससे, टिन से, गोल्ड से और सिल्वर से,
तो क्या होता है, देन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरोजन विल फॉर्म, ठीक है ना। कभी आप ध्यान से देखना कि अगर पहले स्टील की जो डब्बे होते हैं, एल्यूमिनियम के डब्बे होते हैं, अगर उन पे स्टील का अगर कवरिंग हुआ रहता है, रेटिन का अगर कवरिंग हुआ रहता है, तो बीच में अगर दोनों लेयर आप हटाएंगे, देखें कि अंदर थोड़ा सा मटेरियल डिग्रेड हुआ पड़ा रहता है। कोरोजन विल टेक प्लेस लाइक, देखो आप समझना, आप अगर ये लेयर अगर इस तरीके से, अगर ये एक लेयर है मटेरियल का, ठीक है ना, ये डब्बा है, ये अगर एक बॉक्स है, सपोज करो आप इस तरीके से इस बॉक्स को मान लो, और यहाँ पे सपोज करो इसका कुछ इस तरीके से कैन है, ठीक है। अब अगर मान लो कि अंदर वाली लेयर जो है ये स्टील की है और बाहर वाली लेयर अगर टिन की है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो दोनों का जंक्शन पॉइंट होगा, मान लो उसके बीच में कुछ इस तरीके से होता क्या है, कोरोजन क्या आता है, इस तरीके से पूरा फैलता जाता है धीरे धीरे। और किस तरीके से फैलता है, टेक्स प्लेस लाइक ब्लू ग्रीन हेड एंड रेड ब्राउन टेल। मतलब कोरोजन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि स्प्रेड कर रहा है कि एकदम इंसेक्ट की तरीके से। जो इसका आगे वाला पार्ट होता है वो सबसे पहले ब्लू या ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा, और जो पीछे से आपको ये मटेरियल दिखाई देगा तो वो रेड और ब्राउन टाइप का दिखाई देगा। देखिए इसमें क्या होता है कि डज नॉट डिस्ट्रॉय, ये जो फिलीफॉर्म होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्ट्रॉय नहीं करता है मटेरियल को, it does not destroys the material but reduces the look of material। हेंस क्या करेगा, अगर आपका मटेरियल का लुक खराब हो गया, एस्थेटिक्स खराब हो गया, तो क्या मॉनिटरी वैल्यू आपको अपने प्रोडक्ट की कभी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। ऑफ द क्या इसको हम लोगों ने लिखा, रिड्यूसेस द लुक्स ऑफ द मटेरियल, हेंस मॉनिटरली क्या करेगा, मॉनिटरली इट विल, हेंस क्या करेगा ये, मॉनिटरली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने फिलीफॉर्म पढ़ लिया, इट विल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ये मटेरियल क्या करता है, आपके ये वाला कोरोजन आपके मटेरियल को डिग्रेड नहीं करता है, लेकिन उसके एस्थेटिक्स में इतना ज़्यादा चेंज ला देगा कि एस्थेटिक्स में चेंज लाने की वजह से आपका मटेरियल का क्या रहेगा, उसका कॉस्ट एकदम रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो हम लोग के काम का ही नहीं रहा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, फिलीफॉर्म कोरोजन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट टाइप का कोरोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिटिंग कोरोजन बोलते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का कोरोजन होता है पिटिंग कोरोजन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा होता है, पिटिंग कोरोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी वही एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से होता है, और ये नॉन डिटेक्टेबल टाइप का होता है कि हम लोग को कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग क्रेविस कोरोजन को इतना आराम से। प्रॉपर अगर मेंटेनेंस प्रोग्राम अगर हम लोगों ने अपनी कंपनी में नहीं लगाया है तो हम लोग क्रेविस कोरोजन कभी पिटिंग कोरोजन को कभी जज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कुछ कोरोजन बहुत ही डेंजरस होते हैं, जैसे पिटिंग कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, ये तीनों ही टाइप के कोरोजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पिटिंग कोरोजन के बारे में। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हर एक सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ छोटे छोटे पिट्स होते हैं इनिशियली, ठीक है, छोटे छोटे पिट्स होते हैं। अब ये पिट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन सारे पिट्स पे एसिडिक एनवायरनमेंट होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एवरी सरफेस हैज़ सम पिट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए होता क्या है, एवरी सरफेस के पास क्या होता है, हर एक सरफेस पे कुछ पिट्स होते हैं। दिस पिट्स हैव एन एसिडिक कैपेसिटी, एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर्मेशन कैपेसिटी,
ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट, एई अगर हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे इन सारे पिट्स पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट पहले बनने लगता है एसिडिक एनवायरनमेंट, और फिर वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, प्रोपगेट करता है और धीरे 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 पूरे मटेरियल के अंदर इस तरीके से ये पूरा नीचे तक क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है आपका मटेरियल। और इस टाइप का जो कोरोजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिटिंग कोरोजन बोलते हैं। होता क्या है कि देखिए, जब एसिडिक एनवायरनमेंट बन गया है तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, प्रोमोट करता है मोर पिट्स फॉर्मेशन का। इस एसिडिक एनवायरनमेंट के बनने से और ज़्यादा पिट्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि मेटल के पाउडर्स बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल के पहले पाउडर्स बन जाएंगे और ये क्या करेंगे, फर्दर ऑटोकैलेटिक मैनर में, ऑटोकैटेलिटिक का मतलब होता है, ऑटोकैटेलिटिक का मतलब है कि सेल्फ ही अपने आप को और जनरेट करने लगते हैं। तो ऑटोकैटेलिटिक मैनर में क्या कर देते हैं, पिटिंग को प्रमोट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, नॉन डिटेक्टेबल क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं मटेरियल में। अब देखो होगा क्या कि अगर ये सरफेस है आपका, ये आप ध्यान से देखना, तो ये जो सरफेस है जहाँ पे कि आया है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से कवर हो चुका है, ऊपर क्या हो गया, ये मेटल पाउडर से कवर हो गया है और ये नॉन डिटेक्टेबल है। ये क्या है, ये नॉन डिटेक्टेबल है क्योंकि ये यहाँ पर भी हो सकता है और इसके अंदर भी तो हो सकता है ये। अब ये क्या है, यहाँ तक क्रैक आ गया है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, नॉन डिटेक्टेबल क्रैक्स हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, मटेरियल फेल्स अंडर लोडिंग, हैवी लोडिंग। क्या होता है, जैसे ही आप लोडिंग को बढ़ा देते हैं आपका मटेरियल क्या कर जाता है, पूरा का पूरा फेल कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बचाने के लिए कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स भी दिए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग पिटिंग कोरोजन से बच सकते हैं और अपने मटेरियल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अलग अलग मटेरियल बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिवेंशन के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, हाईएस्ट एलॉय एक मटेरियल होता है हम लोग का, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर पिटिंग कोरोजन हो रहा है तो। ठीक है, हम लोग SS316 यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ SS304। SS304 के कंपैरिजन में SS316 मटेरियल जो है वो हम लोग का बेटर है। हम लोग नायोमी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ड्यूरीमेथ यूज़ कर सकते हैं और हम लोग टाइटेनियम को यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर है ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग का कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सबसे बेस्ट मटेरियल जो आपका पिटिंग को अवॉइड करता है टाइटेनियम है, क्योंकि टाइटेनियम क्या होता है दोस्तों, टाइटेनियम नॉन रिएक्टिव होता है। तो अगर इवन इफ अगर हम लोग क्या करें, अगर इसके बावजूद भी कि हमारे मटेरियल के अंदर अगर क्रैक और पिट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके बावजूद भी अपने मटेरियल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने मटेरियल को। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों पिटिंग कोरोजन। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोजन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरग्रेनुलर कोरोजन। क्या होता है दोस्तों इंटरग्रेनुलर कोरोजन? देखिए इसके बारे में पहले हम लोग बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि स्टील के मैट्रिक्स में क्या होगा। स्टील के मैट्रिक्स में स्टील मैट्रिक्स हैज सम क्रोमियम। ठीक है, जब क्रोमियम ग्रेटर देन 12% रहता है तो ये क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है दोस्तों। बट
अगर एक फिनोमेना हो जाए कि एक सेंसिटाइजेशन टेम्परेचर होता है इस मटेरियल का, स्टील का, और अधिकतर मटेरियल्स का एक सेंसिटाइजेशन टेम्परेचर होता है। आपको पता है कि ग्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई फॉरेन एलिमेंट अगर उसके अंदर डाल दिया जाए तो फॉरेन एलिमेंट डालने की वजह से वो फॉरेन एलिमेंट को ग्रेन बाउंड्री पे भेज देता है। अब ग्रेन बाउंड्री पे क्रोमियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जब क्रोमियम ऑक्साइड बना रहा था तो वो आपका कोरोजन को हिंडर कर रहा था, कोरोजन को क्या कर रहा था, स्टॉप कर ले रहा था दोस्तों, कोरोजन ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म करके। लेकिन ये जो सेंसिटाइजेशन टेम्परेचर होता है जिसकी वैल्यू 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इस सेंसिटाइजेशन टेम्परेचर के अंदर आपका करता क्या है मटेरियल, अंडर दिस जो फॉरेन एलिमेंट होता है ये कार्बाइड फॉर्म करने की कोशिश करता है। क्या करता है, कार्बाइड फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। क्या करता है, कार्बाइड फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। जब ये कार्बाइड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है तो उससे क्या हो जाता है आपके मटेरियल के अंदर, अगर हम लोग का मेटल क्रोमियम है तो Cr22C3 टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और ये Cr2C3 कहाँ पे होता है, एट ग्रेन बाउंड्री होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मटेरियल होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रोमियम क्या होता है, एक बीसीसी मटेरियल होता है और कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट होता है, तो कार्बाइड जल्दी से बनाना चाहेगा, पर कहाँ पे, सेंसिटाइजेशन टेम्परेचर का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो होगा क्या दोस्तों कि अगर ये हम लोगों का ग्रेन बाउंड्री है तो दोस्तों होगा क्या, इस ग्रेन बाउंड्री के अंदर जहाँ तहाँ ये क्रोमियम कार्बाइड फॉर्म कर लेगा, क्या कर लेगा, Cr23C3 बना लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेगा, Cr23C3 बना लेगा। और अब आपको पता है कि अब आपका ग्रेन बाउंड्री जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल बन गया है, तो होगा क्या दोस्तों, अंडर लोडिंग कंडीशन और एट हाई टेम्परेचर आपका ग्रेन बाउंड्री क्या कर जाएगा, ग्रेन बाउंड्री आपका क्रैक कर जाएगा। और कैसे क्रैक करेगा, ग्रेन बाउंड्री का जो क्रैकिंग होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि आपका मटेरियल बिना ग्रेन के ही पहले ही फेल कर जाएगा। कहने का मतलब ग्रेन बाउंड्री की हम लोग को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका जो मटेरियल है, आप इस तरीके से ध्यान देना कि अगर ये आपके अलग अलग ग्रेन्स में बना रहा हूँ तो ग्रेन बाउंड्री ही नहीं वीक हुई है, ये आपका मटेरियल भी क्या होगा, अगर एक जगह से सपोज करो एक जगह से आपका मटेरियल क्रैक करना चालू किया तो देखिए, अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो जो हमारा मटेरियल हो जाएगा वो अगर यहाँ से क्रैक करता है तो ग्रेन के अंदर से होते हुए क्रैक करेगा, और आपका मटेरियल कुछ इस फॉर्म में कैसे क्रैक किया है, कुछ इस तरीके से क्रैक कर गया है। और ये जो क्रैकिंग हो रही है आपके मटेरियल के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरग्रेनुलार क्रैकिंग। क्या बोलोगे आप, इंटरग्रेनुलार क्रैकिंग, क्योंकि आपकी जो क्रैकिंग हुई है वो ग्रेन के अंदर से हुई है, ग्रेन के अंदर ही मटेरियल क्या कर रहा है, आपका फेल कर जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोगों ने इंटरग्रेनुलार का मैकेनिज्म समझ लिया था कि कैसे हमारा मटेरियल फेल कर रहा है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंशन का भी कुछ तरीका होगा, डेफिनेटली होगा। आप बोलोगे हाँ सर प्रिवेंशन तो होगा ही होगा। प्रिवेंशन देखो क्या होगा, प्रिवेंशन तब होगा दोस्तों जब सबसे पहले हम लोग परसेंटेज कार्बन को रिड्यूस कर दें। कार्बन रिड्यूस कर दोगे तो क्या क्रोमियम का कार्बाइड बनेगा, नहीं बन पाएगा। क्रोमियम कार्बाइड नहीं बनेगा तो आपका मटेरियल क्या रहेगा, सेफ हो जाएगा। तो लेस देन 0.03% अगर हम लोगों ने कर दिया तो हमारा मटेरियल जो हो जाएगा वो सेफ हो जाएगा। दूसरा चीज़ होगा कि आप क्या करो, अपने मटेरियल को रीहीट करो
रीहीट करने से क्या हो जाएगा, आपका क्रोमियम क्या कर जाएगा, डिस्पर्स कर जाएगा इनटू ग्रेन्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रोमियम कार्बाइड वहाँ से हट जाएगा। और थर्ड देखिए एक और तरीका होता है कि अगर हम लोग नायोबियम को ऐड कर दें, तो नायोबियम एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि जाता है और ग्रेन बाउंड्री पे और कार्बन के साथ में एक कार्बाइड बना लेता है, जो कि हार्ड एंड ब्रिटल कार्बाइड नहीं होता है, जो कि इसका स्ट्रेंथ अच्छा खासा रहता है और सॉफ्ट ही रहता है। तो आपका मटेरियल क्रोमियम कार्बाइड नहीं फॉर्म कर पाएगा, क्रोमियम क्या फॉर्म करेगा, क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम क्या करता है, ये क्या करता है, अवॉइड क्रोमियम कार्बाइड, ये अवॉइड करेगा क्रोमियम कार्बाइड के फॉर्मेशन को। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, क्रोमियम कार्बाइड के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेलेक्टिव लीचिंग के ऊपर कि सेलेक्टिव लीचिंग क्या होती है। लीचिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ दे रहा है। ठीक है ना, सेलेक्टिव लीचिंग का मतलब ये होता है कि इन अ कंपोनेंट if certain elements leave the grain and reduces in their percentage, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने येलो ब्रास पढ़ा था। तो दोस्तों येलो ब्रास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दोस्तों येलो ब्रास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ जो जिंक था वो कितना था, इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ जिंक था वो था दोस्तों 40%। अब दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा कि अगर एनवायरनमेंट इसको प्रॉपर मिला, टेम्परेचर इसको प्रॉपर मिला, तो दोस्तों ये जिंक जो होगा वो क्या करेगा, मैट्रिक्स से निकल करके और ग्रेन बाउंड्री की ओर पुश करना चालू कर देगा। और दोस्तों अगर इस मटेरियल का जो लीचिंग फिनोमेना मैं आपको थोड़ी देर के अंदर ही बताता हूं, देखिए क्या होगा कि अब ये जो जिंक होगा वो सिर्फ ग्रेन बाउंड्रीज पे ही प्रेजेंट होगा और पूरे मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा, काफ़ी कम अमाउंट में आ जाएगा। और अब ये दोस्तों हुआ क्या, अगर ये लीचिंग हो गई इस मटेरियल की, अगर इस मटेरियल की लीचिंग हो गई है तो जिंक जो है, अच्छा पूरा मैट्रिक्स किसका है, पूरा मैट्रिक्स कॉपर का है। ठीक है, तो कॉपर अभी तो वेट परसेंटेज उतना ही रहेगा, लेकिन पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जो जिंक रहेगा वो ग्रेन बाउंड्री पे रहेगा। और अब ये जो अगर ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें ग्रेन की, तो ये रेड ब्रास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ जिंक कितना होता है 15%। तो लीचिंग हुई है, परसेंटेज जिंक क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और परसेंटेज जिंक के डिक्रीज होने की वजह से इस फिनोमेना को, सेलेक्टिव लीचिंग जो हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं डीजेंट्रीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला हम लोगों ने, डीजेंट्रिफिकेशन बोला कि आपका येलो ब्रास किस में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्रास के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा और भी फिनोमेना होता है, जैसे कि डी एल्यूमिनिफिकेशन भी एक टर्म होता है। डी एल्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है, डी एल्यूमिनिफिकेशन दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि आपका परसेंटेज एल्यूमिनियम क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। सिमिलरली आप एक ऐसा स्टील ले लें जिसमें कोबाल्ट का एक सर्टेन परसेंटेज है। कोबाल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बात बताओ आप, जिंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिंक का स्ट्रक्चर होता है HCP। ठीक है, अब अगर देखो आप एल्यूमिनियम अगर है, एल्यूमिनियम निकल गया तो डी एल्यूमिनिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से होता है डी कोबाल्टिफिकेशन। इसके अंदर होता क्या है कि परसेंटेज कोबाल्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि सर्टेन कंपोजिशन ही रिड्यूस हो गया है और निकल के ग्रीन बाउंड्री पे चला गया है, तो अब से आप इसको क्या बोलोगे, सेलेक्टिव लीचिंग बोलोगे। देखो
अभी तक ईएसी में केवल एक बार क्वेश्चन आया है कोरोजन से और गैल्वेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो वो तो खत्म हो गया, बहुत बेसिक लेवल का स्क्रैच लेवल का प्रॉब्लम था, जिसको अब हम लोग अपने क्वेश्चन को इजी, मॉडरेट और टफ में जब डिस्कस करते हैं तो देखिए दोस्तों, अब टाइप्स ऑफ कोरोजन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल हैं। तो येलो ब्रास से आपका कन्वर्ट हो गया मटेरियल और क्या बन गया, रेड ब्रास बन गया। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रिवेंशन का एक तरीका होता है सेलेक्टिव लीचिंग का, कि हम लोग जहाँ पे जैसे सपोज करो कि आप येलो ब्रास यूज़ कर रहे थे, आप येलो ब्रास को न यूज़ करके अगर आप एडमिरलिटी ब्रास को यूज़ कर लेंगे, सपोज करो आप एडमिरलिटी ब्रास को अगर हम लोगों ने यूज़ किया, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, 70% कॉपर होता है, 29% जिंक होता है और 1% टिन होता है। ये टिन क्या करता है जेंटलमैन एंड लेडीज, ये जो टिन होता है ये एक डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। टिन क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, और टिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, और ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, क्या करता है, इट होल्ड्स द जिंक। इसकी वजह से क्या करता है, ये लीचिंग को नहीं होने देता है, क्या होने देता है, लीचिंग को नहीं होने देता है। तो दोस्तों हम लोगों ने सेलेक्टिव लीचिंग को अच्छे से कवर किया है। अब आइए हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट टाइप का कोरोजन है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक टर्म आ रहा है स्ट्रेस, तो इनहेरेंट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे होंगे, और एक आ रहा है कोरोजन की वजह से क्रैकिंग, तो इसका मतलब क्या आ गया, कोरोजिव एनवायरनमेंट भी होगा। तो अगर एक मटेरियल के अंदर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग आएगी एक सिलेक्टेड एनवायरनमेंट में। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि स्ट्रेस कहाँ से आ जाता है मटेरियल के अंदर। तो स्ट्रेस इस तरीके से आ जाता है कि आप सपोज करो आपने दो मटेरियल को बनाया है, दोनों को गर्म किया था, ये मटेरियल ए था और ये मटेरियल जो था वो बी मटेरियल था। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो अल्फ़ा 1 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या है, अल्फ़ा 2 है। दोनों को आपने एक साथ जोड़ दिया तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो टोटल मटेरियल का बनेगा वो डेफिनेटली एक से ज़्यादा होगा और एक से कम होगा। इसका मतलब इसके कंबाइंड मैट्रिक्स में एक रेजिडुअल स्ट्रेस आ गया, क्या हो गया, रेसिडुअल स्ट्रेस आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ बताओ और क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं, आपने यहाँ पे वेल्ड कर दिया और आप क्या करते हो, यहाँ से इसको होल्ड करके रखते हो, यहाँ से आप इसको होल्ड करके रखते हो, यहाँ से आप इसको होल्ड करके रखते हो, यहाँ से आप इसको होल्ड कर रखते हो। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका मटेरियल टेम्परेचर की वजह से बढ़ नहीं पाता है, तो इस मटेरियल के अंदर भी क्या आ जाता है, इस मटेरियल के अंदर भी रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाता है। इन दोनों मटेरियल के अंदर रेजिडुअल स्ट्रेस आ गया इस टाइप के फिनोमेना में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो गया और अगर आप उसको कोरोसिव एनवायरनमेंट में ले करके गए, कोरोसिव एनवायरनमेंट का मतलब हो गया NH3 का, अगर NH3 हो गया या अगर NaOH का एनवायरनमेंट अगर है, तो आपका मटेरियल कोरोड होने का बार बार टेंडेंसी रखेगा, बहुत ही आराम से कोरोड होना चाहेगा। और इस टाइप के कोरोजन की क्रैकिंग को, इस टाइप से अगर रेजिडुअल स्ट्रेस भी और कोरोसिव एनवायरनमेंट हो तो उसकी वजह से अगर आपका मटेरियल क्रैक कर जाता है तो उसको आप स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है, या आप कोल्ड क्रैकिंग भी बोलते हैं। आपका ये मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के बहुत टाइम के बाद फेल हो जाएगा और इस टाइप की क्रैकिंग को हम लोग स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग बोलते हैं। अब दोस्तों दो नाम इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक होता है सीजनल क्रैकिंग और एक दूसरा जो टर्म होता है वो क्या होता है, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। देखिए दोस्तों हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अंदर जब सोल्जर जब आर्मी पहुंच गई थी यूएस की, तो एक जगह था वहाँ पे
बोस्टोनी, कौन सी जगह था? बोस्टोनी एक जगह था। उस बोस्टोनी में जाने के बाद एक तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया था और दूसरा बारिश लगातार हो रही थी। तो दोस्तों अगर बारिश अगर लगातार हो रही थी और सामने से क्या हो रहा था कि जर्मन आर्टिलरी फायर कर रहा था और इस साइड से यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस लड़ रहे थे, तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी बोस्टोनी में, तो वहाँ पे अमोनिया का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। और अमोनिया का एनवायरनमेंट बढ़ जाने की वजह से हुआ क्या था कि जो आपका कार्ट्रिज होता है, कार्ट्रिज आप कौन सी चीज़ से बनाते हैं? कार्ट्रिज यानी कि जो बुलेट की कार्ट्रिज होती है, जो बुलेट का कार्ट्रिज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट अगर आपका देखिए क्या होता है, ये आपको यूपीएससी इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं, ये कार्ट्रिज किसका बनाया जाता है? बुलेट का कार्ट्रिज। तो आप बताओगे क्या? सर कार्ट्रिज ब्रास बोलते हैं उसको, कार्ट्रिज ब्रास बोलते हैं उस मटेरियल को, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो आगे वाला पार्ट होता है, ये सिर्फ इतना पार्ट ही हम लोग का बुलेट जो होता है वो क्या होता है, इतना पार्ट जो होता है बुलेट का, केवल ये क्या होता है, केवल ये वाला पार्ट ही आगे प्रोपेगेट करता है। और जो ये होता है हम लोग का, यहाँ पे अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर क्या बुलेट को फायर कर सकें। ठीक है, अगर आप IOFS जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो कार्ट्रिज ब्रास जो होता है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 30% जिंक पढ़ा था। ठीक है, ये 30% जिंक का जो कार्ट्रिज ब्रास होता था, ये अमोनिया से रिएक्ट कर गया था वहाँ पर, और रिएक्ट करने में से क्या होता था कि इसके पहले कि बुलेट शॉट होता था उसका साइज़ बेकार हो जाता था, आपका मटेरियल पूरा फेल कर गया था। तो आपका जो कार्ट्रिज ब्रास था वो काम नहीं किया, तो वो बुलेट जो सोल्जर्स थे वो अपना बुलेट फायर नहीं कर पाते थे, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी को। और तब से दोस्तों ये टर्म आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल क्रैकिंग बोलते हैं। सीजनल क्रैकिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हैवी रेन्स अगर होते हैं तो हैवी रेन्स में अमोनिया का एनवायरनमेंट क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। अमोनिया का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अमोनिया का एनवायरनमेंट अगर बढ़ जाता है तो कार्ट्रिज क्या हो जाते हैं? कार्ट्रिज हम लोग के फेल कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली एक फिनोमेना होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। होता क्या है, अगर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो और विंटर का सीजन हो, तो दोस्तों बहुत सारे बॉयलर्स के अंदर एक चीज़ पाया गया है कि इस कंडीशन में जो रिवेट्स होते हैं बॉयलर्स के, बॉयलर के रिवेट्स जो होते हैं इस पर्टिकुलर सीज़न में, क्योंकि कास्टिक सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉस्टिक सोडा का अमाउंट जो होता है NaOH का वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब NaOH बढ़ जाता है तो ये रिवेट्स के साथ में रिएक्ट कर लेता है, और जब ये रिवेट्स के साथ में रिएक्ट कर लेता है तो रिवेट्स के साथ में रिएक्ट करके ये क्या करता है? ये फेलियर ऑफ रिवेट्स प्रोड्यूस कर देता है, और इस टाइप की क्रैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोगों का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब इसका प्रिवेंशन का भी एक मेथड होगा कि हम लोग किस तरीके से स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका मेथड होगा, आप मुझको बोलेंगे। देखिए जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम लोग बॉयलर्स के अंदर एल्यूमिनियम के रिवेट्स को ना यूज़ करें। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग क्या करें? एनवायरनमेंट को हम लोग ठीक कर दें। तो दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे? दोनों ही केसेस में हम लोग स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को स्टॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को स्टॉप करने का जो मेथड होता है, सबसे बेसिक मेथड क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस कर दें, और दूसरा क्या होता है, आप बोलो कि सर कोरोसिव एनवायरनमेंट को आप हटा दो। क्या करें हम लोग? कोरोसिव एनवायरनमेंट को हम लोग रिड्यूस कर दें, कोरोसिव एनवायरनमेंट को क्या कर दें? हटा दें। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? हम लोग का स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब आइए चलते हैं लास्ट टाइप के कोरोजन पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। देखिए हर एक मटेरियल के अंदर अगर ये बल्क मटेरियल है
तो कुछ कुछ क्रैक्स होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेन्स है, मान लो कि ये ग्रेन्स है, ठीक है, और ये छोटे छोटे पिट्स हैं, ठीक है। अब इस मटेरियल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या होता है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट के अंदर कि एवरी मटेरियल हैज सम क्रैक्स इनसाइड इट, ठीक है। अगर आपका किसी मटेरियल की जो एनवायरनमेंट है, इफ मॉइस्चर इज हाई, ठीक है दोस्तों, मॉइस्चर अगर आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि H2O आपका क्या है, ज़्यादा है। तो दोस्तों होता क्या है इसके बाद कि जो आपका H2O होता है, वो आपका जो H2O होता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन जो होता है उसका नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है, नेसेंट का हाइड्रोजन का मतलब H की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है ये प्रेजेंट होगा। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है, जो जिसको कि H हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं, जिसको हम लोग H लिख रहे हैं, जिसको हम लोग H लिख रहे हैं, ये H लिख रहे हैं, यहाँ भी कहीं पे होगा H, यहाँ होगा H, यहाँ होगा H, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा। ये सारे के सारे डिफ्यूज करना चालू कर देते हैं इन सब क्रैक्स की ओर, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन नेसेंट एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हैज अ डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसका क्या होता है, इसमें एक डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है, वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है कि ये जो होता है डिफ्यूज करके, अब क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कलेक्ट होना चालू हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कलेक्ट होना चालू करेगा। तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से देखिए होता क्या है कि हाइड्रोजन विल कीप ऑन गोइंग, keep on going into the cracks, hydrogen will keep on going into the cracks and increases the pressure, देखिए क्या होगा कि प्रेशर को वो इतना ज़्यादा बिल्डअप करता जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर बना देगा वहाँ पर कि क्या करने लगेगा, अब यहाँ पे ये क्रैक्स को फॉर्म करने लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से क्रैक स्टार्ट होगा, क्रैक यहाँ से यहाँ तक जाना चालू हो जाएगा। ये मटेरियल क्या करना लगेगा, क्रैकिंग करना लगेगा, इंक्रीजेज द प्रेशर एंड इट स्टार्ट्स टू क्रैक। इस फिनोमेना जो क्रैकिंग की होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का क्या हो गया, एम्ब्रिटलमेंट हो गया। आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, एम्ब्रिटल हो गया। तो इसका एक तरीका होता है कि आप इस मटेरियल को बचाने का, आप इस मटेरियल को हीट करें, प्रॉपरली हीट करें, और बिफोर ऑपरेशन क्या कर लो आप, रिमूव द व्हाट, वाटर, मॉइस्चर को आप रिमूव कर लो, आपका हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट रुक जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे अलग अलग मेथड्स हो गए हम लोग के कोरोजन को अवॉइड करने के लिए। अरे ये अलग अलग कोरोजन के मेथड्स हम लोगों ने पढ़े। इसके अलावा एक और कोरोजन होता है मेथड, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन कोरोजन क्रैकिंग बोलते हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से कोरोजन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको इनके अलग से नाम के बारे में नहीं लिखवाया था, इसके नाम के बारे में मैंने आपको अलग से नहीं लिखवाया था। दोस्तों वो जो कोरोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन कोरोजन क्रैकिंग। वो जो क्रैकिंग होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन कोरोजन क्रैकिंग, ठीक है दोस्तों।
इरोजन कोरोजन क्रैकिंग के अंदर क्या होता है, जबकि हाई वेलोसिटी फ्लूइड्स, हाई वेलोसिटी फ्लूइड्स का मतलब टर्ब्यूलेंट कंडीशन में है। दो तरीके कंडीशन होते हैं फ्लूइड के फ्लो की। अगर फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है, अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो या तो ये लैमिनार मैनर में फ्लो करेगा, या तो ये टर्ब्यूलेंट मैनर में फ्लो करता है। दोस्तों लैमिनार का मतलब ये होता है कि अगर ये पाइप है और पाइप के अंदर लैमिनार फ्लो है तो ये पूरे के सारे जो आपके अलग अलग आप पार्टिकल्स को देखोगे तो सब क्या करते हैं, एक ही लाइन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये होता है लैमिनार फ्लो। और दोस्तों अगर सारे के सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन करते हुए जा रहे हैं तो इस टाइप के फ्लो को, ये वाला जो फ्लो हो गया आपका लैमिनार फ्लो हो गया था, और ये जो फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, टर्ब्यूलेंट फ्लो है। तो हाई वेलोसिटी फ्लूइड्स जो कि टर्ब्यूलेंट फ्लूइड्स भी इनको हम लोग बोलेंगे, ये जब पास होते हैं किसी हीटेड प्लेट के ऊपर, when passed over heated plate, तो क्या करेंगे हीटेड प्लेट के ऊपर जाने के बाद, will start to erode the material। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, हाई वेलोसिटी से जा रहा है इसके ऊपर, सबसे पहले इसके ऊपर वाले सरफेस को क्या कर देगा, इरोड कर देगा। अब इसके सरफेस पे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे जिनको आप क्या बोलोगे, पिट्स बन गए हैं सर। ये पिट्स क्या करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर्म कर लेंगे, ऑटो कैटालिटिक इन नेचर होते हैं, और क्योंकि ऑटो कैटालिटिक इन नेचर होते हैं तो क्या कर देंगे, फर्दर क्रैकिंग को प्रमोट करेंगे। स्टार्ट टू इरोड द मटेरियल एंड promote the further क्रैकिंग। ठीक है, क्या करेंगे, फर्दर आपके क्रैकिंग को प्रमोट करेंगे। इस तरीके का मैकेनिज्म जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन क्रैकिंग, कोरोजन क्रैकिंग बोलते हैं। इसका प्रिवेंशन का सिंपल सा मेथड क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, या दूसरी चीज आप क्या कर दो, सरफेस के ऊपर कोटिंग कर दो। दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्रैकिंग का। ठीक है, दोनों केस में बढ़ जाएगा। अब दोस्तों कोरोजन को प्रिवेंट करने के भी कुछ तरीके होंगे। टाइप्स ऑफ कोरोजन हम लोग के ख़त्म हो गए हैं, ये सारे टाइप्स के कोरोजन हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोरोजन को प्रिवेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, ये हम लोग का कोरोजन प्रिवेंशन है। दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, कोटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ जो होता है वो एनोडिक प्रोटेक्शन होता है, और फिफ्थ जो होता है वो होता है कैथोडिक प्रिवेंशन। अब दोस्तों ये बहुत ही इजी मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये होता है कि डोंट चूज दैट मटेरियल विच कैन कॉज कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीथियोनिक एसिड से यूज ही नहीं करेंगे। पॉलीथियोनिक अगर एसिड का एनवायरनमेंट है तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे स्टेनलेस स्टील को। क्या यूज करोगे, इसकी जगह पे आप क्या यूज कर दो, हेस्टलॉय यूज कर लो, हो जाएगा। आप टाइटेनियम यूज कर लो, हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट आपका हेस्टलॉय का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। HASTEALLOY हेस्टलॉय उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, जैसे कि अगर स्टेनलेस स्टील है तो अब इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप इसको नाइट्रिक एसिड में यूज कर लो। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में आप इसको यूज कर लो, HCl में आप इसको यूज कर लो, बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये तो हो गया कि आप प्रॉपरली मटेरियल को सिलेक्ट करो। दूसरा होता है डिज़ाइन चेंजेस। देखिए डिज़ाइन चेंजेस के अंदर का मतलब ये होता है
कि अगर आपका क्रेविस कोरोजन हो रहा था, तो क्रेविस क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके लैप जॉइंट्स थे। तो सबसे पहला ए पार्ट आप बोलो कि लैप जॉइंट्स को अवॉइड करो, आप प्रॉपर मेंटेनेंस करो आप, ठीक है। दूसरी चीज बताओ, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग किस वजह से आ रहा था? स्ट्रेस की वजह से आ रहा था। आप क्या करो? रिमूव द स्ट्रेस, ठीक है। इंटरग्रेनुलर क्रैकिंग क्यों आ रहा था? क्योंकि कार्बन का परसेंटेज कम था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अनीलिंग कर सकते हैं उस मटेरियल की। ये एसएससी वाली बात है। एसएससी का मतलब स्ट्रेस को, एससीसी सॉरी, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग हो गया। ये कौन सा हो गया? स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। ये इंटरग्रेनुलर होता है, सॉरी, ये क्या हो गया आपका? इंटरग्रेनुलर क्रैकिंग हो गया, ठीक है ना। लैप जॉइंट वाला हम लोग का क्या हो गया? क्रेविस कोरोजन हो गया। इसी तरीके से अलग अलग मेथड्स के अंदर अनिलिंग किया हम लोगों ने। अनिलिंग करके हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन के परसेंटेज को, अरे सॉरी, कार्बन के परसेंटेज को हटा दिया या क्रोमियम को डिसॉल्व कर दिया, तो इंटरग्रेनुलर क्रैकिंग हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात है जो कि हम लोग डिजाइन चेंजेस का मतलब ये लिखे थे हम लोग कि एडमिरलिटी ब्रास को यूज करेंगे। क्या करेंगे? एडमिरल्टी ब्रास को आप यूज कर लो इंस्टेड ऑफ क्या? इंस्टेड ऑफ येलो ब्रास आप एडमिरल्टी ब्रास को यूज करो। तो इससे क्या होगा? आपका सेलेक्टिव लीचिंग वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है? ये सारा हम लोग डिजाइन चेंजेस के अंदर समझ में आता है, ठीक है ना, कि डिजाइन के अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटिंग्स। कोटिंग्स क्या होती हैं? तो दोस्तों देखिए, कोटिंग्स का मतलब होता है अलग अलग मटेरियल की कोटिंग अगर हम लोग कर दें अपने मटेरियल के ऊपर, तो अपने मटेरियल को हम लोग बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मटेरियल अगर कोरोड हो रहा है, अगर ये मेटल कोरोड हो रहा है, तो इसके ऊपर या तो हम लोग मेटल की कोटिंग कर सकते हैं, या तो सिरामिक की कोटिंग कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मेटल की कोटिंग करने का मतलब ये हुआ कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर आप क्या करो? एक लेयर आप चढ़ा दो एसएन की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिनिंग। तो ये कोरोजन को तो अवॉइड करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा था, बोलोगे सर आपने उस समय बताया था कि अगर स्टील के ऊपर अगर मैं लगा देता हूँ टिन को, तो आप बोलोगे कि सर फिलीफॉर्म कोरोजन तो होगा ना। मैं बोलूँगा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फिलीफॉर्म कोरोजन तो होगा ही। तो लुक तो खराब हो ही जाएगा, मटेरियल तो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका लुक खराब हो जाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप उस बेसिस पे डिसाइड करोगे। सिरामिक कोटिंग अगर देखिए हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना, ये तो मेटेलिक कोटिंग था। अब मान लो कि सेम स्टेनलेस स्टील के ऊपर अगर हम लोग एक सिरामिक की लेयर लगा दें, फॉर एग्जांपल Al2O3, अगर हम लोग SS के ऊपर लगा दें, या सिलिकॉन कार्बाइड लगा दें, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगा दें, तो हमारा मटेरियल जो हो जाएगा, मटेरियल विल बिकम हार्ड एंड ब्रिटल, तो भी हम लोग के किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कोटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक कोटिंग होता है, इसके अंदर हम लोग पेंट, लैकवेयर या वार्निश वगैरह लगा देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी वेयर आउट कर जाता है, तो आपका ऑर्गेनिक कोटिंग में फेल कर जाता है। तो इतना हम लोग को समझ में आया कि चाहे कोई सी भी कोटिंग हो, वो कोई बहुत ही ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन नहीं है कोरोजन से बचाने का, ठीक है, बट एटलीस्ट एक मेथड है जिससे कि हम लोग कोरोजन को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, जो हम लोगों ने पैसिविटी के बारे में पढ़ा था, जो हम लोगों ने पैसिविटी के बारे में पढ़ा था, पैसिविटी के बारे में क्या पढ़ा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का कर्व था, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो कुछ इस टाइप का कर्व पढ़े थे हम लोग। बताओ, ये यहाँ से नहीं था, ये थोड़ा सा ऊपर जा कर के था, ये वाला कर्व हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या था? ओपी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ये क्या था? कोरोजन रेट।
तो सिमिलरली एनोडिक प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन होता है जिसमें कि मटेरियल क्या करता है, मटेरियल ऑन इट्स सरफेस क्या कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। जब मटेरियल अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, यानी कि एक लेयर डेवलप कर लेता है, यानी कि एक फिल्म डेवलप कर लेता है, तो काफ़ी टाइम तक उसका कोरोजन क्या कर देता है, हिंडर कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक ले लो और जिंक को अगर आप HCl में एक बार लगा के छोड़ दो, तो जिंक शुरू में तो देखो इरोड होगा, शुरू में इरोड होगा, और ये जो जिंक होगा वो कुछ इस तरीके से इरोड करेगा कि जितना पार्ट, अगर मान लो अगर आपका ये इतना पार्ट ये आपका वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो होगा क्या आपका मटेरियल कि आपका जिंक अब थोड़ा सा मान लो कि आप ऐसा हो गया, ठीक है। और हुआ क्या कि जो इसका सरफेस था वो यहाँ पे पतली 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 क्या हो गई, ये फिल्म बन गई। ये क्या हो गया, यहाँ पे फिल्म बन गया। तो ये जो फिल्म बना है, ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म क्या करेगी, ये फिल्म जो होगी वो इस मटेरियल के डिग्रेडेशन को स्टॉप कर देगा और क्या कर लेगा, एक फिल्म का फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर ये फिल्म का एक फॉर्मेशन कर लेगा तो आपके मटेरियल का काफ़ी लंबे टाइम तक जो फेल्योर है, कोरोजन है, वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का एनोडिक प्रोटेक्शन दोस्तों। अब कोरोजन का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रिवेंशन। कैथोडिक प्रिवेंशन बोलते हैं दोस्तों। ये वही होता है जो कि हम लोगों ने गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल कोटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। सैक्रिफिशियल कोटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। गैल्वेनाइजेशन आपको समझ में आ गया था कि सर अगर ये स्टील है और ये अगर जिंक है तो सर जिंक में क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्रैक पड़ जाएगा, सर जिंक इस तरीके से करोड़ जाएगा, और ये आपका स्टील रहेगा, स्टेनलेस स्टील केवल लो आप, स्टील आपका सेफ रहेगा, ठीक है। ये जिंक हो गया। ये क्यों, क्योंकि ये वाला मटेरियल क्या है, एनोडिक है, और ये वाला मटेरियल क्या है, कैथोडिक है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस जिंक का और डिक्रीज होगा और कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील का फर्दर इंक्रीज होगा, तो ये मटेरियल पूरा बचा रह जाएगा। एक और मेथड होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन का, जैसे कि मान लो कि ज़मीन के अंदर आपने स्टेनलेस स्टील को डिप करके रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो ये आपका कोई पाइप जा रही है ज़मीन के अंदर, ठीक है, कोई पाइप है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जिंक का मटेरियल लेते हो और इस पूरे मिट्टी के अंदर इस तरीके से आप एक सर्किट बना देते हो, ठीक है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील आपका कोरोड होना चाहता है, क्योंकि हर एक मेटल कोरोड होना चाह रहा है, स्टील की पाइप भी कोरोड होना चाहेगी, बिल्कुल होना चाहेगी, ताकि वो स्टेबल बन जाए, ताकि वो क्या करे, ऑक्साइड फिल्म कर ले, फॉर्म कर ले। आपने एक सर्किट से जैसे ही जोड़ा, केवल स्टेनलेस स्टील रहता फेल कर जाता, आपने एक सर्किट से जोड़ दिया। सर्किट से जोड़ते ही क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मड में नहीं जा करके, मिट्टी में नहीं जा करके पूरा फ्लो करेगा जिंक की ओर। और दोस्तों जिंक, अब आपका कनेक्शन अगर बन गया है तो आपका जिंक क्या करेगा, आपका जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसमें होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन का पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। और हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर है, इसमें क्या होता है कि अर्लियर स्टेनलेस स्टील विल नहीं होगा, वॉज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। पर दोस्तों बाद में क्या हुआ कि ड्यू टू एडिशन ऑफ जिंक एंड सर्किट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम स्टील
इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टील रहेगा वो अगर भले से कितना भी पाइप में ऑयल लेकर के जा रहा हो, आपका मटेरियल जो रहेगा वो सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कोरोजन को कंप्लीट कर लिया है, और कोरोजन के कंप्लीट होने पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। पैसिविटी को आप डेफिनेटली कवर कर लें। मैं चाहता हूँ कि आप पैसिविटी को अच्छे से कवर करें। मैं चाहता हूँ कि आप पोलराइजेशन को समझ लें अच्छे से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टाइप के कोरोजन थे उसमें गैल्वेनाइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, फर्दर भी आ सकता है, सीरीज का नाम देके आ सकता है, आपको 4-5 मटेरियल के बारे में दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो उससे आ सकता है, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग क्या होता है, इंटरग्रेनुलर क्रैकिंग क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, एरोजन कोरोजन क्या होता है, ये सारे टाइप्स आ जाएंगे। इसके बाद एनोडिक प्रोटेक्शन पैसिविटी के नाम पे पूछ सकते हैं, और कैथोडिक प्रोटेक्शन किसके नाम पे पूछ सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन के नाम पूछ सकते हैं। कौन सा रिलेटेड है कि गैल्वेनाइजेशन इज रिलेटेड टू कैथोडिक प्रोटेक्शन और एनोडिक प्रोटेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का कोरोजन को हम लोगों ने पूरा फाइनली फिनिश कर लिया है। अब अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने जाएंगे नैनो मटेरियल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।